यूं तो हर दफ्तर में यूं ही आने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन रेडियो, टेलीविजन और फिल्मी दुनिया में ऐसे लोगों का तांता बना रहता है। कुछ एक्टर, कुछ अदीब, कुछ मूसीकार प्रोग्रामों की तलाश में आते हैं। कुछ नफरी यहाँ माज अदीबों, गुलकारों और एक्टरों से मिलने आती है। कुछ ऐसे खुशफहम खालियल वक्त लोग यहाँ आते हैं जो समझते हैं इन शोबों में नाम बनाना और दौलत कमाना बहुत आसान है। ये लोग उन मक्खियों की तरह होते हैं जिनका शहद के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो मक्खियों की देखा देखी फूल का तवाफ करने में मगन रहते हैं। मैं कई दिन तक अमतल का उसी भीड़ में इंतजार करता रहा, लेकिन वो रेडियो स्टेशन न आई। उस रोज मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे सीने के नीचे मैदे में जलन शुरू हो गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ दिनों के आराम के बाद अब मेरे अल्सर में फिर तकलीफ होने लगी थी। यकदम इतना शदीद दर्द उठता और जलन ऐसी होती कि सांस रुकने लगता। कभी कभी तो इस शिद्दत तकलीफ से मेरा सारा बदन पत्ते की तरह कांपने लगता और मैं सोचता कि किसी अस्पताल में दाखिल होकर बाकायदगी से अपना इलाज कराऊं। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और भाई मुख्तार अंदर आए। राजपूती मूंछों वाले सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मेरे भाई ने खांस कर मेरी जानिब देखा और फिर नजरें झुका लीं। बीमार हो? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने सवाल किया। जी नहीं। मैं यकदम चौकन्ना हो गया। वो थोड़ी देर तक अपने घुटने देखते रहे। नॉर्मल सेहतमंद आदमी को एक वक्त पर साथी की जरूरत होती है, वरना वो सेहतमंद नहीं रह सकता। जी, अच्छा है कि तुम अब बाकायदगी से दफ्तर जाने लगे हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम पहले से बेहतर हो रहे हो। नई मोटरसाइकिल की भी मुबारकबाद हो। जी, कॉलेज के ज़माने में हर नौजवान को इश्क हो जाता है। यह वाक़या करीबन सबको पेश आता है, लेकिन इसको रोग बनाना दुरुस्त नहीं है। मैं हैरान रह गया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे सिवाय कोई मेरे हालात से इस कदर अच्छी तरह आशना हो सकता है। उस वक्त मेरी टांगें बुरादे की बनी हुई थीं और मेरा बोझ उनके लिए बहुत ज्यादा था। मैं और भाई मुख्तार मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एक नाआशना के मुंह से इतनी करीबी बातें सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। हर आदमी औसतन जिंदगी भर में 5 या 6 फुल साइज इश्क करता है और हर इश्क से जांबर होने के लिए उसे औसतन 4 से 6 माह लगते हैं। तुमने बहुत देर लगा दी। मैं चुप रहा। तुम्हारी भाभी का भी यही ख्याल है कि शादी की यही उम्र है। इसके बाद शादी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आदतें रासख हो जाती हैं। फिर आदमी किसी और के लिए जिंदगी में जगह नहीं बना सकता। मैं सोच कर जवाब दूंगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई हो तो हमें बता दो। मेरी नज़र में मेरी हम मशरब, हम जिन्स, हम मसलक अमतल घूम गई। आबिदा ने अपनी छोटी बहन के लिए कहलवाया है, बल्कि उसने तो बहुत इसरार किया है। अगर तुम चाहो तो। जी, मैं सोच कर जवाब दूंगा। वो चुपचाप वापस चले गए, जैसे छुट्टी की दरखास्त मंजूर करा ली हो। यकदम मेरे मैदे में दिल जैसी धड़कन पैदा हो गई। मैं लोहे की सलाखों वाली खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने खंगार कर थूक बाहर फेंका। आगे बंद की तरफ से मुताफन बू का एक भभका मेरी तरफ लपका। मेरी नजरों में आबिदा, सीमी, अमतल पंखे के परों की तरह घूमने लगी। तेज घूमती तो उनका हियोला एक हो जाता, रफ्तार कम होती तो अलहदा अलहदा नजर आने लगती। आबिदा ने अपनी छोटी बहन का रिश्ता क्यों भेजा था? क्या वो बहन के तवस्सुत से मुझे ज़ेरे मनकार रखना चाहती थी? क्या अपनी बहन से मुझे ब्याह के वो मुझे अंगूठा दिखाने के मंसूबे बांध रही थी? जिस वक्त मैं रेडियो स्टेशन के बाहर पार्क की हुई कारों के साथ अपना मोटरसाइकिल रखकर सीढ़ियां चढ़ रहा था, अमतल बरामदे में आती हुई दिखाई दी। उस वक्त कुछ अल्सर की दर्द और कुछ जहनी नाआसूदगी की वजह से मैं बातें करने के मूड में नहीं था। अभी कुछ अरसा पहले वो और मैं किताब के सफ़ों की तरह बहुत करीब रह चुके थे, लेकिन अमतल हर दिन असर नौ शुरू करने की आदी थी। उसके चेहरे पर पुरानी मुलाकात का शायबा तक न था। उसने एक बार फिर मुझसे कतई अजनबीपन से बात की। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, अपने दोस्त काजी से मेरी सिफारिश कर दें। सुना है रात उनके घर काका हुआ है। आज मूड भी बड़ा अच्छा है उनका। चाय भी पिलाई है उन्होंने अपने चपरासियों को। मैं जहनी तौर पर अपने अल्सर से लड़ रहा था। आज नहीं अमतल। वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं आपके लिए कलेजी लाई थी पकाकर। आपके दफ्तर में रखा है टिफिन कैरियर मैंने। मैं तो आज एक लुकमा नहीं खा सकता अमतल। आज मेरे अल्सर में तकलीफ है। एक निवाला भी खा लिया तो सारा दिन मैदे में जलन रहेगी, खट्टे डकार आते रहेंगे। जिस वक्त हम मुड़कर प्रोड्यूसरों के दफातर की तरफ जाने लगे, प्रोड्यूसर गनी के कमरे से सितारा निकली। ये पतले होंठों वाली आर्टिस्ट नीम क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम करती थी। उसे आए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, लेकिन रेडियो स्टेशन पर उस तफंग अंदाज ने थरथल्ली मचा दी थी। कुछ उसकी आवाज के आशिक हो गए, कुछ उसकी अदायगी और सोज के गुनगाने में मशगूल थे। कुछ कनरसिया हजरात का ख्याल था कि उसका मखरज बहुत दुरुस्त है, अल्फाज में निखार पैदा हो जाता है।
रचाव और लगाव से वो गाती तो थी, लेकिन सबसे बड़ी बात आर्टिस्ट का मुकद्दर होता है। ये जिस वक्त यावर हो, दिनों में इंसान मकबूलियत के बाम पर आफताब की तरह चमकने लगता है। पुराने गाने वालियां उससे जिस कदर जलन, हसद और बैर का इजहार करें, यही उसकी शोहरत की सबसे बड़ी दलील होती है। सितारा को आते देखकर अमतल भागी और उससे बगलगीर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है तेरी चंजी, कल शाम मैंने तेरा प्रोग्राम टेलीविजन पर देखा। वाह नी सादा पानी, पा पा, क्या जगह बनाई है तूने पा की, क्या सुर सजाया है। कोई कह सकता है कि फोक म्यूजिक का प्रोग्राम है? माशाल्लाह माशाल्लाह, उस्ताद महमूद खान की तालीम को 4 चांद लगा दिए। सारा मां का रंग, हू बहू वही लय पकड़ने का अंदाज। जीती रहे चंजी। सितारा तारीफ के बावजूद खफीफ खड़ी रही। अब अमतल ने सितारा की ठोड़ी पकड़कर चेहरा मेरी तरफ किया। देखें देखें सर जी, अल्लाह की करामत देखें। है किसी की रेडियो स्टेशन पर ये मोहनी मूरत। किसी का रंग अच्छा होता है, किसी के नक्श अच्छे होते हैं। इसको तो रब सच्चे ने सब कुछ दे रखा है, छप्पड़ फाड़ कर दिया है इसे सब कुछ। हालांकि नौदरियाफ्त शोहरत ने सितारा को बहुत तेज कर दिया था। वो म्यूजिशियनों से लेकर प्रोड्यूसर तक सबके नाक में दम करने की अहल थी, लेकिन उस वक्त वो भी गड़बड़ाकर खिसियानी हंसी हंसने लगी। छोड़िए बाजी अमतल, ना चंजी, मैं कोई तेरे गुण थोड़ी गा रही हूँ, मैं तो अल्लाह सच्चे की तारीफ कर रही हूँ। क्या क्या मूर्तें बनाता है, अपना रूप कैसे कैसे दिखाता है, सुभान अल्लाह। चलो मैं काजी की तरफ जा रहा हूँ, मैंने उन दोनों से पीछा छुड़ाने की गरज से कहा। चलते हैं सर जी, चलते हैं। ये तिल देखें इसकी नाक पर, इसकी माँ के होंठ पर तिल था। सुना है सर जी, जिस औरत के होंठ पर तिल हो, मर्द उससे बहुत मोहब्बत करते हैं जी। सितारा मरी हुई भैंस के कट्टे की तरह मुंह थताए खड़ी थी। मैं भी रस्सा तोड़वाकर भागने के मूड में था, लेकिन उसने हम दोनों को पकड़ रखा था अपने मजबूत हाथों से। इसकी माँ को भी बहन ने खाने का बहुत शौक था सर जी। पाकिस्तान से पहले का जिक्र है, मेरी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन मैंने इसकी माँ को देखा है कनाट पैलेस में। मैरून सूट सर जी, आंखों पर स्याह चश्मा लगा हुआ, पैरों में सफेद स्वेड के कोट शूज। विक्टोरिया से उतरी तो सारा कनाट पैलेस हिल गया। महाराजा बरोड़ा हाथी दांत का सोफा सेट खरीद रहे थे उस वक्त। 2 लाख रुपए तक मोल तोल हुआ था उसका। सोफा सेट तो क्या खरीदते, 2 लाख इसकी माँ को दिए और साथ बिठाकर ले गए अपनी रोल्स रॉयस में। चंजी, तेरी माँ की क्या बात थी बिटिया, आफत थी आफत। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। सितारा जल्दी से चक उठाकर गनी प्रोड्यूसर के कमरे में दोबारा घुस गई। हम दोनों बरामदे में साथ साथ चलने लगे। ये तुम मुझे उसका चेहरा क्यों दिखा रही थी अमतल? तो और क्या, अपना चेहरा दिखाऊं सर जी? है ना कमले बादशाह, जवानी उतर जाए तो दूसरों के ही चेहरे दिखाने पड़ते हैं। तुम उसकी माँ का जिक्र क्यों ले आई दरमियान में? उसे कोफ्त हो रही थी। झूठी है, सबको बताती फिरती है कि ये किसी डॉक्टर की बेटी है। बुढ़ी होकर इसकी माँ ने डॉक्टर कर लिया तो क्या ये डॉक्टर की औलाद हो गई? हमसे किसी का पीछा छुपा है? 2 गलियां हमसे आगे गुच्छे वाली गली में इनका चौबारा था। अब चाहे ये गुलबर्ग रहे, कॉलेज जाए, मेम बन जाए, हमको तो याद है सब कुछ। चाहे याद हो, लेकिन किसी को याद दिलाने से फायदा? कोई अपना माजी भूलना चाहता है तो तुम उसे भूलने नहीं दोगी, है ना? हम दोनों मेरे दफ्तर के अंदर पहुंच गए। अमतल ने बुर्के का ऊपर वाला हिस्सा उतारकर कुर्सी की पोस्ट पर लटकाया और लंबी सांस भरकर बोली, बड़ी मुश्किल है सर जी, हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हैं। हमसे शरीफ लोग नफरत करते हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम में से ही जब ये लोग उठकर जाती हैं और फिर हमको जलील समझती हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सफेदी करवाकर कव्वे से कबूतर बन जाएं और फिर कव्वों से ही नफरत करें। सुभान अल्लाह, हम तो फिर इतना ही कर सकते हैं कि इन्हें याद दिलाएं कि वो भी कभी कव्वे थे। उस बेचारी ने तुम्हें क्या कहा था? अमतल ने सिगरेट सुलगा कर कहा, बेचारी नहीं है, मौका शनास है। ये भी इसकी माँ भी, पिछलों को भूलते देर नहीं लगती इन्हें। इसकी माँ ने किसी डॉक्टर से निकाह पढ़वा लिया है। अपनी कश्ती तो बचा ली है, लेकिन घर वाले तो उजड़ गए इनके। बूढ़ी नानी और उसके मामे तो खार हो गए सारे। सारी उम्र जिन भाइयों ने उनकी माँ की कमाई पर राज किया, नशा पानी किया, अब वो मजदूरी ढूंढने निकलते हैं। लानत है ऐसी नेकी पे, हमसे ये नहीं हो सका, इसीलिए तो अपनी जन्नत तलाश नहीं की, पिछलों के दोज़ख में उनके साथ बैठे हैं। अगर तुम्हारे दिल में इतना बोझ है तो उसकी तारीफ क्यों कर रही थी? पता नहीं जी क्यों, शायद मुझे मुंह पर खुशामद करने की आदत है, या शायद मैं लोगों से डर जाती हूँ। बहुत बाद में मुझे पता चला कि अमतल के मुतालिक पेशगोई नामुमकिन थी, क्योंकि वो बच्चों की तरह किसी सस्टेन्ड इमोशन के काबिल न थी। उसका लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत, नफरत सब मूड के ताबे थे। किसी थ्योरी, मसलक, दबाव के तहत वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ बगैर सोचे समझे करती। जी चाहा मदद कर दी, दिल में आया गाली दे दी।
किसी को खाना खिला दिया, नया पर्स अता कर दिया, कड़ा हुआ दुपट्टा उसके कंधों पर डालकर उसका बोसीदा दुपट्टा अपने पर ले लिया, किसी से 20 रुपए उधार मांगे और शुक्रिया भी अदा न किया। मदद करने, तोहफा देने, किसी को उल्लू बनाने, तारीफ करने के लिए उसका कोई फलसफा न था। वो लहर थी। गाली आई, गाली दे दी, मदद को जी चाहा, मदद कर दी, गीबत पर तबीयत माइल हुई तो सारे बखिये उधेड़ दिए। जोश और हमदर्दी गालिब आ जाती तो पांव पड़ जाती, माफी मांग लेती। वो वक्त ज़ाबिते और तरीके की पाबंद नहीं थी। उसका सारा निजाम इम्पल्स पर चलता था, इसीलिए उसकी राय पर चलना मुश्किल था, क्योंकि उसकी दोस्ती, दुश्मनी, नजरिए सब मिनट की सुई के ताबे थे। कुछ भी घंटों, दिनों, सालों पर मुहित न था। सर जी, मैं आपके लिए कलेजी पका कर लाई हूँ। भाई, मैं अल्सर का मरीज हूँ, मुद्दत हुई ऐसी खुराक छोड़ दी मैंने। उसे मुझसे मेरे अल्सर में छोड़ी हुई खुराक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिक्र ना किया करें, पहले हमेशा अल्सर होते हैं, फिर पागल हो जाता है आदमी। चलें काजी के पास मेरी सिफारिश कर दें। जिस वक्त मैं उठकर खड़ा हुआ, वो किसी वाकिफ़े कार का नंबर फोन पर मिला बैठी। अमतल को फोन करने का बहुत चस्का था। वो हमेशा मेज की नुक्कड़ पर चढ़कर बैठ जाती और अपनी वाकिफ कारों को, अनारकली के दुकानदारों को, रेलवे स्टेशन इंक्वायरी पर या ये कार्गो वालों को फोन खड़काती रहती। फोन पर उसे लोगों को मरूब करके बड़ा मजा आता। हेलो हेलो हेलो, कौन जी? मैं अमतल बोल रही हूँ, रेडियो स्टेशन से। जी, आरडी साहब के दफ्तर से। उसने मुझे आंख मारी। कहाँ बाजी, वक्त ही नहीं अब तो। मैं जरूर आती, लेकिन टेलीविजन वाले छोड़ते ही नहीं। मेरा प्रोग्राम है परसों शाम 7:15 बजे, जरूर देखें। अच्छा जी, गुड बाय। जब तुम्हें टेलीविजन के प्रोग्राम मिल रहे हैं तो रेडियो वालों की मिन्नतों से हासिल मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया। किस काफिर को टेलीविजन से प्रोग्राम मिलता है? ये तुम अपनी मिलने वाली को क्या बता रही थी अभी? उस चंद्री का टेलीविजन खराब है, इसीलिए तो मैंने जरा इज्जत बना ली अपनी। क्यों, आपको कोई एतराज है? ये सारा वक्त तुम्हें अपनी इज्जत बनाने की फिक्र क्यों लगी रहती है? तो हम लोग और क्या बनाएं सर जी? जिनके पास इज्जत नहीं होती वो सारी उम्र इसे ही बनाने में गवा देते हैं। सच पूछें सर जी तो सितारा की माँ ने बड़ी अक्लमंदी की। चलो 10-12 साल मुझ जैसे कमीने उसका पीछा करेंगे, फिर बेटी तो सुख की जिंदगी गुजारेगी। नानी तो वैसे भी मरकब जाएगी 2-4 सालों में। अच्छा ही किया बाजार छोड़ दिया। अमतल की आवाज में दुख था। जिस दरख्त पर सारा दिन धूप पड़ती रहे, उसके चिकने पत्ते चमकते रहें, बच्चे उसमें झूला डालें, औरतें उसके साए तले बैठें, शाम पड़ते ऐसे दरख्त के गिर्द उसके अंधेरों में बड़ी उदासी हो जाती है। ऐसे ही अमतल थी। हर वक्त हंसी मजाक, चकाचौंध, इधर उधर की बेतुकी बातें। जब वो थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाती तो उसके इर्द गिर्द बड़ी मायूसी फैल जाती। कैसी थी सितारा की माँ? शक्लन अकलन, मैंने मौजू को हल्का करने की खातिर कहा। अच्छी थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मर्द मार थी। पैसा ज्यादा नहीं कमाया, हाँ आदमी बहुत जाया किया। टिवानों का एक नौजवान जहर खा गया उसके पीछे। 6 फुट का जवान था, अगले दांतों में एक पर सोने का पतरा जड़ा था। जेलमी तर्ज के पट्टे थे, मुस्कुरा पड़ता तो दिल जलतरंग की तरह बजने लगता। उसके जनाजे पर गई थी मैं। हाय हाय, जो हाल उसकी माँ बहनों का हुआ है। पट्टी पर सर मार मार कर पुकारती थी उसे। सर जी, ये क्या बात है? कभी कभी मर्द अपनी जान दे देते हैं, इज्जत की दाल रोटी नहीं देते। मर्दों के देने का भी अजीब हिसाब है। बादशाह लोग होते हैं मर्द भी। इज्जत की दाल रोटी में बड़ी बकबक होती है अमतल। सारी उम्र का लेखा, जान का हिसाब तो एक बार निपटाया जा सकता है, एक झटका और दूसरे पार। हाँ जी, उसने लंबा सांस लेकर कहा। उस रोज अमतल बार बार बुझ रही थी। खुले मैदान में आग जलने की कोशिश पर बूंदाबांदी हो रही थी। अभी तुम कह रही थी अमतल के सितारा की माँ को तुमने कनाट पैलेस में देखा था। ये किस सन की बात है भला? मैंने उसका मूड बदलने की गरज से कहा। सन 46 की जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आग लगने की वारदातें आम थी उन दिनों। उस वक्त तुम्हारी उम्र 14 बरस की तो होगी। मैंने हंसकर कहा। खुली जी, खुली 14 की। इस हिसाब से तुम 42 की हुई। देख लो पार्टीशन को कितने साल हो चुके हैं। मेरा ख्याल था कि वो झगड़ा करेगी और उसका मूड हल्का हो जाएगा, लेकिन वो खफीफ होकर मुस्कुराने लगी और बोली, ऐसे घपले तो रेडियो स्टेशन पर आम होते हैं। आदमी थिएटर के वाकयात सुनाता है, खामोश फिल्मों के शॉर्ट बयान करता है और उम्र अपनी 30 साल बताता है। बातें ऑल इंडिया रेडियो के जमाने की करता है और उम्र पूछो तो 40 से आगे नहीं जाती। सच्ची बताऊं सर जी, उम्र तो सबके मुंह पर लिखी होती है, बालों में रंगी होती है। मनवाने वाले ज्यादती करते हैं। मुझसे तो जब कोई उम्र पूछता है मुझे लगता है जैसे मैं थाने में आई बैठी हूँ। भला मेरी उम्र अगर 42 है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हो गई सो हो गई। बूंदाबांदी में आग फिर बुझ गई। फोन करना हो तो कर लो, फिर काजी के पास चलें। फोन का नाम सुनकर उसने PIA कार्गो का फोन नंबर मिलाया और बोली, हेलो जी, PIA कार्गो,
मेरा एक पार्सल आना था कराची से। जी बड़ा ज़रूरी है जी, तभी तो पूछ रही हूँ। जी मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें और फ़ौरन इत्तला दें। उसने मेरा फ़ोन नंबर दूसरी तरफ दे दिया। ये क्या कर रही हो अमतल, ये सरकारी फ़ोन है। जब कार्गो वाले पूछें तो रॉन्ग नंबर कह दें, इतनी सी तो बात है। चलो अब। सर जी आज आप मेरे साथ चलें। चलो तैयार हूँ मैं। काजी के पास नहीं, मेरे किराएदार के घर। उन्होंने मुझे 6 महीने का किराया नहीं दिया। कोई मर्द वहां जाता नहीं है, वो औरत से क्यों डरने लगे? तुम्हारे 5 भाई हैं, वो नहीं जाते किराया लेने? ना जी, वो क्यों खज्जल ख्वार होने लगे? वो फिरोजा की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, उनको क्या परवाह। मैं उसके साथ दोबारा जाना नहीं चाहता था। आपको कुछ करना कराना नहीं है सर जी, सिर्फ मेरे साथ चल पड़े। रोब पड़ जाएगा किराएदारों पर। खुदा कसम मेरे पास तो रिक्शे को देने के लिए भी पैसे नहीं होते, और बीबी तो एक पाई नहीं देती हम जैसे बेकारों को। पता नहीं उसमें क्या था। उस जलती बुझती आग के साथ मैं 9 गजे की कब्र के पिछवाड़े उसके किराएदारों के पास चला गया।